हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है आप हमें कमेंट करके बताएं। आपको एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं आज हिंदी ऑनर्स पेपर 1 के वो सारे टॉप 10 VVI क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, वो भी आंसर के साथ। काफ़ी बच्चों का कमेंट भी आ रहा था, सर हमको हिंदी में ऑनर्स जो है हमें थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मुझे लगा कि आप लोग कह रहे हैं तो आपके लिए ही सिर्फ ये वीडियो बनाए हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को जो भी आपको लग रहा है ये PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। कोई भी पैसा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी सब्सिडरी हो या फिर ऑनर्स पेपर हो, सारे सब्सिडरी ऑनर्स पेपर के जो टॉप 10 VVI क्वेश्चन है वो अपलोड हो चुके हैं, तो आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों। क्लियर? अब आपसे हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, लेकिन उससे वीडियो से आगे से बढ़ने से पहले आप एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग गया है, इसलिए आपके पास थोड़ा देर से पहुंच रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों इसे टाइप करने में, उस लॉन्ग क्वेश्चन को शॉर्ट करने में, इजी लैंग्वेज में आपको इसमें हम समझाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों उससे आपसे आगे वीडियोज़ बढ़ने से आगे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं तो हम इसका BA पार्ट 1 का है, पेपर 2 का ऑनर्स पेपर जो है उसका भी मैं आंसर आपको करा दूंगा। लेकिन हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होना चाहिए, लाइक होना चाहिए, कम से कम 1000 लाइक आना चाहिए, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन है कि सर वीडियो आगे हम बढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा हम और टाइम लेते हैं आपका, कि सर ये किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, ये आप जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि बिहार के सारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक ही होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट चलते हैं अपने प्रश्न पत्र संख्या 1 की तरफ। क्या कह रहा है? आदिकाल मुख्य काव्य ग्रंथों की संक्षिप्त में परिचय दे। यानी जो आदिकाल मुख्य काव्य ग्रंथ है उसके संक्षिप्त में आपको टिप्पणी देना। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा कि हिंदी रासो काव्य परंपरा के प्रमुख ग्रंथों को परिचय देते हुए उनकी सामान्य विशेषताओं की उल्लेख कीजिए। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, ठीक है, रासो काव्य परंपरा पे प्रकाश डालिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमाए आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एग्जाम में इस बार काफ़ी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको खुद अंदर से लगेगा हमने इसका आंसर जानते हैं, आप ऑटोमेटिक है कि आप लिख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को मात्र आप 3 बार देखिए और 3 बार में आपको पूरा हम दे रहे हैं 100% कि ये आपको वीडियो जो है आसानी पूर्वक से आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और 2 से 3 बार देखिए क्योंकि एग्ज़ाम के काफ़ी आपके नज़दीक है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चलते हैं इसका उत्तर की तरफ। क्या कह रहा है इसका उत्तर, आइए हम जानते हैं। हिंदी साहित्य में आदिकाल या वीरगाथा काल के अनेक महत्व है। इस युग में विदेशियों के आक्रमण होने लगे थे। कालीन राजा और प्रजा युद्ध संघर्ष में संलग्न रहने लगी थी। चतुर्वैदिक के विघटन और विदेशी धर्म संस्कृति के संपर्क आदि के कारण आंदोलन हो रहा था। फलस्वरूप साहित्य पर इसका प्रभाव पड़ा। युद्ध की तैयारी, सिंगार की भावना और जगत से विमुख होकर आध्यात्म चिंतन में आनंद की खोज, इन्हीं 3 तरह की प्रवृत्तियों आदिकाल काव्य में पाई जाती है। देश का वातावरण की वीरता से ओतप्रोत था, अतः वीरगाथा के काव्यों की रचना बड़ी मात्रा में हुई है। शासकों में सिंगार के प्रति विशेष रुचि थी, फलतः इनका प्रतिफल विद्यापति के सिंगार काव्य में हुआ था। अध्यात्म की ओर उन्मुख करने वाली भावना जैन सिद्धनाथ संप्रदाय के कवियों एवं चिंतकों के साहित्य में मिलती है। आदिकाल की उपलब्ध सामग्री का विभाजन 2 रूपों में डॉक्टर नागेंद्र ने किया है। एक वैसी रचनाएं जिनकी भाषा हिंदी होती है परंतु उन पर अपभ्रंश का प्रभाव होता है। दूसरी रचना जिन पर अपभ्रंश का प्रभाव नहीं होता। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं निम्नलिखित है। दोस्तों इसमें जो आपको एग्जाम में लिखना है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अगर मैं अभी समझाऊं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपके पास उतना टाइम भी नहीं है, ठीक है, कि मैं आपको समझा पाऊं और आप समझ पाइए। इसलिए हम इसे जैसे भी हो अपने दिमाग में बैठा लीजिए और उसको अच्छा से एग्जाम में लिख के आइएगा, ठीक है। 2 से 3 बार में देखिएगा वीडियो तो वैसे आपको याद हो जाएगा। आपका मन में ये हो रहा होगा डाउट कि सर समझ में नहीं आ रहा है, आप समझ जाइए। नहीं समझिएगा तो फिर अगले बार
फर्स्ट ईयर में ही रह जाइएगा तो फिर एग्ज़ाम देना होगा, तो साल भर समझते रहिएगा। तो आपके पास जितना भी टाइम है लगा दीजिए, पूरा अपना ताकत दिखा दीजिए कितना ताकत है आप में, ठीक है। पहला जो है सिद्ध साहित्य है, दूसरा जो है गद्य है, तीसरा जो है नाट्य साहित्य है, चौथा है राउर वेल है, पांचवा जो है उक्त व्यक्ति का प्रकरण, छठा है भारतेश्वर का बाहुबली रास। निम्नलिखित रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं मानी जाती है, यानी मानी जाती है। खुमान रासो है, ढालो मरूरा दुहा है, वशील देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, परमाल रासो है, जयचंद्र प्रकाश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अपभ्रंश और देश भाषा के काव्य पुस्तकों की संख्या 12 बताया गया है, जो निम्नलिखित है, यानी 12 बताया गया। वो कौन कौन से, आइए हम जानते हैं। पहला जो है खमन रासो है, दूसरा जो है वशील देव रासो है, तीसरा जो है पृथ्वीराज रासो है और चौथा जो है जयचंद्र प्रकाश है। पांचवा है जयमयंक जस नंद्रिका है, छठा जो है परमाल रासो है, सातवां जो है खुसरो की पहली है, आठवां जो है हमीर रासो है, नौवां जो है विजयपाल रासो है, विद्यापति की कृत लता है, 11वां जो है विद्यापति की कृत पातका है, 12वां जो है विद्यापति का पदावली है तथा 13वां जो हमारा है रागो है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इन 12 पुस्तकों में 4 अपभ्रंश की है और शेष भाषा काव्य में लिखी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य शुक्ल के विचारों से अलग अपना विचार रखते हुए लिखते हैं, वह नाम वर्तमान ज्ञान के आलोक में बहुत उचित प्रतीत होता है। शुक्ल जी ने जिन रचनाओं को प्रमाणिक मानकर इस कला का नामांकन किया है उनमें से अधिकांश संदिग्ध और अप्रामाणिकता है। फिर इधर अनेक अज्ञातपूर्ण कार्य का पता लगा है जो प्राप्त महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित इतिहास के द्वारा अतः रामो ग्रंथ के वर्तमान रूप पर हम अप्रामाणिकता का आरोप लगा सकते हैं, यानी अप्रामाणिकता का आप आरोप लगा सकते हैं। यह आरोप प्राय नहीं है कि ये सभी राम सरवास ने न तो उत्तरकालीन रचनाएं हैं और न ही अप्रामाणिकता का निश्चय ही इन सभी रचनाओं का आदिकाल में हुई है। धीरे धीरे इनके आकार रूप परिवर्तन होते गए हैं, किंतु इस परिवर्तन के कारण आदिकाल में अनेक अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आचार्य शुक्ल के अनुसार जो रचनाएं जैन और बौद्ध धर्मों के विषय में लिखी गई है उन्हें साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा नहीं मानते हैं। कोई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म की भावना से प्रेरित होकर लिखी गई है निसंदेह उत्तम काव्य है और हमीर रासो की भांति ही साहित्यिक इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती है। यही बात बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाएं के बारे में भी कहा जा सकती है। इस तरह के हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर समस्त साम्यों आदि काल के इतिहास की सामग्री मानना ही न्याय संगत है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित इतिहास में आदिकाल रचनाओं निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। जो डॉक्टर नागेंद्र जी हैं उनके द्वारा कितने इतिहास के आदिकाल के रचनाओं में विभाजित किए गए हैं उनके बारे में हम आइए जानते हैं। पहला जो है सिद्धि साहित्य, दूसरा जो है जैन साहित्य, तीसरा जो है नाथ साहित्य, चौथा जो है रासो साहित्य और पांचवा जो है लौकिक साहित्य। ठीक है, इस ग्रंथ की प्रामाणिकता हस्तलिखित एक प्रति पूना के संग्रहालय में उपलब्ध है। यह एक विशाल ग्रंथ है। इसमें लगभग 5000 शब्द है। विभिन्न राजाओं की प्रशासन, युद्ध वर्णन, सौंदर्य, न्यायिका, भेद, पद, ऋतु का वर्णन इसमें सुव्यवस्थित ढंग से किया गया है। इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है। दोहा, कवित, सव्य आदि छंदों से यह सुसज्जित है। इसमें कवि के द्वारा अत्यंत ही सरस चित्रण किया गया है। पंछी, घायल, पिंजरे छूटन, संदेह, दलपति विजय नाम से कवि और खुमाण रासो ग्रंथ की प्रामाणिकता के संदर्भ में आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि शिव सिंह सरोज के कथा अनुसार एक अज्ञात नाम के भट्ट ने खुमाण रासो नामक का एक काव्य ग्रंथ लिखा है जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक युद्ध का वर्णन था। यह नहीं कहा जा सकता कि दलदीप विजय असली खुमाण रासो के रचयिता था अथवा उसके पिछले प्रविष्टि का। अब आते हैं वशील देव रासो। इस ग्रंथ की रचना नरपति नल्ला कवि द्वारा 1155 ईस्वी में की गई थी। नरपति नल्ला बिगड़ा राजा चतुर्थ उपनाम ऋषल देव के समकालीन था। 100 पृष्ठ का छोटा सा ग्रंथ था। ग्रंथ के निर्माण काल के संबंध में निम्नलिखित उदाहरण दिया जाता है।
1200 बोहताए माझिरी जेठ वदी नवमी बुधवार नल्ला रसायन आरभाई सरदा टूठी ब्राह्मण कुमारी कश्मीरा मंडनी रासो प्रगसो वशिल डेराई। ये संस्कृत का श्लोक रहा था। ठीक है, अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1272 का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 1272 का स्पष्ट है 1212। ठीक है, 72 देवास्तोतर का रूपांतर अथवा 1272 का अर्थ देवास्तोतर 1200 अर्थात 1212 होगा। गणना करने में विक्रम की संख्या 12 में ज्येष्ठवादी नवमी बुधवार ही पड़ती है। डॉक्टर नागेंद्र और एवं अधिकांश विद्वानों ने इस पद की रचना की काल संख्या 1212 स्वीकार किया है। जब आप भी पीएचडी जब कीजिएगा ना तो इसी जो है इसी के आप रिसर्च कीजिएगा अगर पीएचडी तक आप जाते हैं तो। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्लियर कर लिए हैं। अब जानते हैं कहाँ गया, यहाँ है। इस ग्रंथ की भाषा राजस्थानी है। इसकी जो भाषा में सदैव परिवर्तन होता रहता है, लेकिन अपने रूप में रहने से इसका पुराना स्वरूप बहुत कुछ बचा हुआ है। डॉक्टर नागेंद्र ने स्वीकार किया है कि विशल देव रासो का श्रृंगार परंपरा का अंत आदिकाल में नहीं हो जाता। यह परंपरा विद्यापति से होती हुई भक्तिकालीन प्रेमाख्यानिया काव्यों तक आई तथा श्रृंगार काल में आकर उसका चरम विकास हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में दूसरी बात की साहित्य का संबंध रखती है। वीर और श्रृंगार के मेले में इस ग्रंथ के श्रृंगार प्रधानता वीर रस के किंचित आभास मात्रा है। संयोग और वियोग के गीत कवि ने गाए हैं। कुछ उदाहरण देखे हैं। आए राजा बसंतगढ़ मही गुड़ी उछली जन जाई धन मिलती अंग संभार मान भंग हो तो बाल हो ईड़ी परिहत राज दुआरी। इसी के साथ ये पहला हमारा जो टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चन में से ये पहला हमारा समाप्त हो चुका है। अब आते हैं दूसरा प्रश्न। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पे आपको क्या करना है, विवेचना करना है। क्वेश्चन कैसे भी घुमाएं आपको फंसना नहीं है। तो आइए हम जानते हैं पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता का हम अब विवेचना करेंगे। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी घुमा देगा, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डाले या फिर व्याख्या करे, कुछ भी बोल सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रवा। अब इसका हम आंसर दे देते हैं फटाक से। चंद्रवरदायी कृति पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता का संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ विद्वानों ने इस प्रामाणिकता का माना है तो कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इसकी प्रामाणिकता का पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। इस ग्रंथ के विवाद में घेरे में है। इसका कारण इसके कई संस्कार का होना ही है। इसके चारों संस्करण माने जाते हैं। सबसे बड़ा संस्करण काशी नगरी प्रचारणी सभा के द्वारा प्रकाशित है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। इसका संस्करण का प्रकाशन 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर किया गया है। इनमें 6-9 कितना लिखा 69 खंड तथा 16.306 छंद है। ठीक, इस ग्रंथ की द्वितीय संस्करण अप्रकाशित है। उपहार तथा विकनेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित है। तीसरी जो संस्करण में मात्र 19 सर्ग तथा 35 छंद है। इस ग्रंथ की चौथी संस्करण में मात्र 13 छंद है। यह सबसे छोटा संस्करण है। उपयुक्त चारों संस्करण को देखकर यह स्पष्ट कर देना संभव नहीं है कि पृथ्वीराज रासो में कौन सा का संस्करण प्रमाणिक तथा कौन सा अप्रमाणिक है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए यह ग्रंथ एक विवाद का विषय बना हुआ है। विवेचना की सुविधा के लिए विभिन्न आलोचकों के मतों का समानता के आधार पर इस चारों वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रामाणिकता संबंधित मत देने वाले विद्वानों की ये रहा राय। प्रथम वर्ग जो कहते हैं वो क्या कहते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। यह वर्ग रामो ग्रंथ की प्रामाणिकता राजा पृथ्वीराज चौहान के समकालीन रचनाएं मानता है। इस मत के पृष्ठपोषक प्रसिद्ध फ्रेंच विद्वान ग्रासत तासी कर्नल टॉड श्याम सुंदर दास मथुरा प्रसाद दीक्षित हैं। द्वितीय जो वर्ग है वो कौन से है आइए जानते हैं। यह वर्ग पृथ्वीराज रासो के स्वार्थ अप्रमाणिकता का रचना मानता है। इस वर्ग में रामचंद्र शुक्ल, कविराज, श्यामलाल नंद, गौरी शंकर, धीरानंद ओझा, देवी प्रसाद आदि विद्वान हैं जो इस अप्रमाणिकता मानते हुए भेदों
को पृथ्वीराज राष्ट्रों के समकालीन कवि नहीं मानते। इस ग्रंथ को अप्रामाणिकता मानने वाले प्रथम व्यक्ति कबीर मुरारीदान और कविराज श्यामलाल नंदन, जिन्होंने रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी का जनरल में अपने विचार प्रकट किए थे। तृतीय जो वर्ग है वो कौन है, आइए जानते हैं। तृतीय जो वर्ग है, यह वर्ग मानती है कि पृथ्वीराज के दरबार में चंद्र नामक कवि था जिसकी रचना रामो थी, लेकिन उसकी मूल प्रति अभी उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर नागेंद्र ने लिखा है कि तृतीय वर्ग के विद्वान मुनि जिन विजय सुनीता कुमार चटर्जी, जारी द्विवेदी आदि यह मानते हैं कि पृथ्वीराज राजो के चौहान की दरबारी कवि चंद्रवरदाई ने इन्हें पृथ्वीराज राष्ट्रों ने लिखा था, किंतु उसका मूल रूप से आजकल उपलब्ध नहीं है। विद्वानों का यह वर्ग राष्ट्रों के अर्ध प्रामाणिकता ग्रंथ मानता है। चतुर्थ जो वर्ग है वो कौन थे, इस वर्ग के विद्वान में नरोत्तम दास स्वामी प्रमुख थे। इनकी मान्यता है कि चंद्रवरदाई पृथ्वीराज राष्ट्रों के समकालीन कवि थे, लेकिन पृथ्वीराज राष्ट्रों की रचना उसके द्वारा नहीं की गई है। उसने प्रबंध का काव्य के रूप में ही कुछ स्फुट पदों की रचना की थी, जिसमें पृथ्वीराज राष्ट्रों के स्वर्ण का चित्रण किया गया है। डॉक्टर नागेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास कहा गया है। वस्तुतः आरंभ में यह ग्रंथ विवादास्पद नहीं था। कर्नल टाड ने इसकी वर्णन शैली तथा काव्य सौंदर्य पर रिझक कर उसने लगभग 30,000 छंदों को अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। ठीक है, घटना संबंधित भ्रांति, और घटना संबंधित जो भ्रांति है उसके बारे में हम जानते हैं। पृथ्वीराज राष्ट्रों में दिए गए अधिकांश नाम और घटनाएं इतिहास के धरातल पर सही नहीं उतरते। गौरी शंकर, हीरानंद ओझा और अमृतशिला MA ने सन 1926 के मई, जून तथा जुलाई के पत्रिका में प्रकाशित अपने निबंध में यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रों लिखे वृत्तांतों को ऐतिहासिक तथ्यों से कोई भी तालमेल नहीं है। इसमें परंपरा बालुक्य और चौहान क्षत्रिय के अग्निवंशी माना गया है, जबकि ये सूर्यवंशी का प्रमाणित हुए हैं। कला संबंधित वैषम्य, राष्ट्रों के ग्रंथ में दी गई प्राय सभी तिथियां अशुद्ध है। शिलालेख एवं इतिहास में दी गई तिथियां से इसका मेल नहीं है। राष्ट्रों में दिए गए समंती और ऐतिहासिक साधनों के द्वारा प्राप्त स्वतों में लगभग 100 वर्ष का अंतर है। भाषा संबंधित वैषम्य, डॉक्टर दुर्गा शंकर मिश्र ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि पृथ्वीराज राष्ट्रों में अरबी फारसी के शब्दों की अधिकता सी है और लगभग 10% से अधिक शब्द ऐसे हैं जिनका व्यवहार बंद के समय नहीं होता है। निष्कर्ष, अब इसका निष्कर्ष लिखना एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। जैसे मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक लिखा हूँ नोट्स, वैसे ही आपको एग्जाम हॉल में भी लिखना है ताकि एग्जामिनर को लगे। हम यहाँ पे लाल पेन का यूज़ किए हैं, आप वहाँ ब्लैक पेन का यूज़ कीजिएगा, और जहाँ मैं ब्लैक पेन का यूज़ किया हूँ आपको वहाँ ब्लू पेन का यूज़ करना होगा। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक लिखिएगा ना, तो ऐसे एग्जामिनर को लगेगा हाँ ये बच्चा जो भी है पढ़ने वाला है, तो वो आपको 20 में से 18 से 19 नंबर देखिए आगे चल जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप टॉपिक वाइज टॉपिक्स नहीं लिख पाते हैं तो फिर दिक्कत है। उसको समझ में नहीं आएगा कि ये टॉपिक्स कहाँ ख़त्म हुआ और कहाँ शुरू। पृथ्वीराज राष्ट्रों ने एक जाली ग्रंथ कहा जा सकता है। यदि चंद्र पृथ्वीराज के समकालीन कवि होता तो ऐसी भूल कभी नहीं होती। एक दरबारी कवि के लिए झूठी तिथियों एवं घटनाओं की चित्रण करना संभव नहीं है। अतः रामचंद्र शुक्ल मानना है कि इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कहने की जरूरत नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। यदि यह ग्रंथ किसी समसामयिक कवि के द्वारा रचा गया होता और इसमें कुछ थोड़े से अंश ही पीछे मिले होते तो कुछ घटनाएं और स्वतः तो ठीक होते हैं। इसी के साथ ये भी हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब आते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। निर्गुण और सगुण भक्ति से आप क्या समझते हैं? दोनों भक्ति पद्धति के जो है साम्य विस्मय पर प्रकाश डालिए। यानी निर्गुण और सगुण, आपको जो भी पूछे निर्गुण पूछ दे या फिर सगुण पूछ दे, आपको उसमें घबराना नहीं है।
आप दोनों के बारे में हम आपको उसको अंतर भी बता दे रहे हैं, उसमें क्या क्या होता है वो सारे बात बता रहे हैं। इसमें जो है 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, एक निर्गुण से पूछ देगा और एक आपको सगुण से पूछ देगा। सगुण से पूछ देगा और दोनों को जैसे पूछ दिया और पूछने के बाद वो बोल देगा कि इसके भक्ति पद्धति के साथ या विस्मय पर प्रकाश डाले। ठीक है, दोनों पे आपको अंतर भी बोल देगा लिखने के लिए। तो आप इसलिए हम दोनों प्रश्नों को एक साथ ले लिए हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार को समझने तथा लिखने तथा बोलने और याद करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ऑल इंश्योरेंस टीम के द्वारा आपका पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा। क्लियर? आइए अब इसका आंसर देखते हैं। भक्ति शब्द संस्कृत के भज धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ भजना है। भजना भक्ति शब्द से अनुराग के पूजा उपासन आदि अर्थ भी ग्रहण किए जाते हैं, किंतु भक्ति शब्द से ग्रहण किए जाने वाले उपयुक्त अर्थ में थोड़ा अंतर है। जो भी हो, भक्ति की दी गई विभिन्न आचार्यों की परिभाषाएं उसके अर्थ को स्पष्ट करती है, दृष्टिगत होती है। यहाँ कुछ के परिभाषाएं द्रष्टव्य है। सर्वप्रथम श्री भगवत गीतकार द्वारा भक्ति की दी गई परिभाषाएं यह द्रष्टव्य है। मैं प्रति मनोबुद्धिय मद भक्त सौ म प्रिय, अर्थात जिसने अपना मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दिया है वह भक्त मुझे प्रिय है। जैसे आपने हमें समर्पित किया है कि सर पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो एक लाइक अभी तक हम नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारी जो टीम को है ना काफ़ी एनर्जी देता है, काफ़ी मोटिवेट करता है। वो आपके लिए इतना मेहनत करके टाइप करते हैं, क्वेश्चन लाते हैं, बहुत सारे इसमें ये है। कभी हम आपको लाइव आएंगे और अपना स्टूडियो दिखाएंगे कितना हमारे जो है टीम मेहनत करती है सिर्फ आपके लिए, आपका रिजल्ट बेहतर हो इसलिए मेहनत कर रही है। तो क्या हमारा फ़र्ज बनता है? हम मेहनत कर तो रहे हैं, लेकिन क्या आप मेहनत कर रहे हैं? खुद से अपना सवाल पूछिए। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। यही आपका मेहनत है। रिजल्ट जिस दिन आएगा उस दिन आपको लगेगा हाँ हमने मेहनत किया, वो सवारत हो गया। और जिस दिन आप मेहनत नहीं किए हैं यानी आपने पढ़ाई नहीं की है और उस वक्त आपका रिजल्ट आएगा तो कहिएगा काश मैं पढ़ लिया रहता, याद कर लिया रहता। तो वैसे आपके लाइफ में मैं यही आपसे ईश्वर से मैं कामना करूँगा कि वैसा आपका लाइफ में कभी भी ना आए कि आपको लगे कि हम अफसोस करें कि काश मैं पढ़ लिया रहता। तो प्लीज़ दोस्तों जितना हो सके आप पढ़िए, जो भी दिक्कत है पूछिए। ऑल इन 84 टीम सिर्फ आपके लिए ही बैठा हुआ है। आपको ग्रेजुएशन को उस लेवल तक ले जाना है जिस लेवल तक पहले था। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अच्छा से पढ़िए, जो भी दिक्कत है पूछिए। निसंदेह उपयुक्त भाषाओं के शताब्दिक अंतर के बावजूद अर्थ एक है। प्राचीन आचार्य के मतों को समन्वित कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम का योग का नाम भक्ति है। हिंदी साहित्य के मध्य युग में भक्ति के मुख्य धाराएं प्रवाहित होते हुए दृष्टिगत होती है। एक होता है निर्गुण भक्ति और एक होता है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति के संबंध में मतनुयायी से मानना है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है और ना ही इसका वर्णन है, किंतु यह निराकार होता हुआ भी घट घट में रमता बसता है। यहाँ गलती टाइप हो गया है, ठीक है, तो आप इसको सुधार कर लीजिएगा। उनका यह भी मानना है कि ईश्वर गुणातीत है, उसे गुणों में नहीं बांधा जा सकता है। राजस, तमास और सात्विक ये तीनों उसकी माया है। निराकार ईश्वर अलग होने के कारण ही अनिवर्चनीय है। संतों के द्वारा प्रतिपादित की गई निगुण पाषाण की पद्धति में या जहाँ सिद्ध और त्यागियों की विकसित परंपरा के अंतर्गत आती है, वहीं सूफी मत में इस्लाम एक ईश्वरवाद सिद्धांत के प्रतिपादन किया गया है और आत्म को ईश्वर का अंश कहा गया है। सत्ता और सूफी दोनों कवियों ने ईश्वर के प्राप्ति के लिए गुरु की सहायता अनिवार्य बताई है। दोनों ने प्रेम का महत्व स्वीकार किया है। सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम ख्यालों के द्वारा जिस अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है उसमें कल्पना की अधिक दृष्टिगत होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर का ज्ञान का पक्ष तो रहस्य और गुहा की भावना से विकृत मिलेगा और सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्हें लिया वह सूफियों का या चाहे काम वासनाग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पथ पर अविकृत रहा। इस प्रकार निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञान और प्रेम
की यह प्रधानता रही है। सभी निर्गुण कवियों का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम के ऐक्य की स्थापना प्रदान रही है। यह सही ज्ञान मार्ग में जो प्रेम तत्व दृष्टिगत होता है वह सूफियों के लिए यहाँ से आयतित है, क्योंकि जो है नाथपंथियों की जो अंत साधन कबीर ने अपनाई थी उसमें प्रेम तत्व का अभाव और उन्होंने धर्मचार्य का ब्राह्य विद्वान के विरुद्ध का मांग अपनाया था। ज्ञान मर्गी और प्रेम मर्गी दोनों कवियों ने भारतीय अद्वितीय वैष्णव धर्म का अहिंसावाद, नाथपंथियों का हटाएगा आदि का प्रभाव ग्रहण किया है। दोनों का रहस्यवाद की अभिव्यक्ति बल्कि सूफी कवियों ने जो जगत को सत्य मानकर प्रेम कथाओं में अव्यक्त सत्ता को व्यक्त के रूप में प्रकट किया है, जबकि संत काव्य ने इस रहस्य भावनाओं को शुष्क और नीरस है। सगुण भक्ति। अब आइए जानते हैं सगुण भक्ति के बारे में। हिंदी काव्य की साहित्य के अंतर्गत पूर्वोत्तर काव्य की पद्धति के प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू होने वाली निर्गुणोत्तर भक्ति है, जिसमें ईश्वर के साकार के रूप में उपासन पर बल दिया गया है, जबकि निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार माना गया है। सच तो यह है कि माध्यम में हो निर्गुण भक्ति के समानांतर सगुण भक्ति और धीरे धीरे प्रबलता को प्राप्त होने लगी थी। यहाँ के निर्गुण कवि के द्वारा देशवासियों में एकता का प्रसार अवश्य हुआ था, पर हृदय दो वह संतुष्टि उनसे नहीं प्राप्त हो सकी थी जिसके लिए प्रकृति आलम्बन अपेक्षित था। उसका निर्गुण भक्ति का अभाव था, जबकि सूफी कवियों के द्वारा उसके लिए प्रयास किए भी गए थे। इसकी पूर्ति हेतु अथवा ब्राह्य और अंत दोनों की संतुष्टि के लिए सगुण लीला के गीत सगुण कवियों ने गाया है। अब निष्कर्ष इसका भी हम बता देते हैं। यहाँ कहा जा सकता है कि हिंदी काव्य साहित्य के माध्यम युग से शुरू होने वाला भक्ति आंदोलन पूर्णतः काव्य पद्धति की प्रतिक्रिया के स्वरूप खड़ा होने वाला वह नया आंदोलन था जिसे आत्म प्रेरणा के परिणाम कहा जा सकता है। इसमें निश्चल आत्मभिव्यक्ति हुई, जिसमें सत्य, उल्लास और आनंद के साथ ही युग का निर्माणकारी प्रेरणा विद्यमान दृष्टिगत होती है। तो इसी के साथ ये भी प्रश्न हमारा समाप्त हुआ, यानी आपने 60 नंबर के प्रश्न आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं 10 नंबर के जो टॉप 10 VVI क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आपसे पूछ देगा निम्नलिखित प्रश्नों में से 2 का उत्तर देना रहता है और उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपको पूछ देगा तुलसीदास या फिर रामचरितमानस, तो आपको इस दोनों में से कोई का आपको लिखना है। ठीक है, तो हम इसका आंसर हम बताना प्रारंभ करते हैं। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास रचित उनका एक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिनमें राम कथा के आधार पर ग्रहण कर उनकी लोकप्रियता की सिद्धि के लिए भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों को लौकिकता प्रदान करते हुए उसके जो है शरातों को ही अपने प्रस्तुत कृति सौधानिक आधार बनाया गया है। तभी तो वह कहते हैं, चरऊ वेद पुराण अष्टादश छाओ शस्त्र सब ग्रंथ को रसो मनु जन धन संतन को सर्वर सारे अंश समत सभी की। सच तो यह है कि, अब इसका अर्थ हम समझते हैं, सच तो यह है कि अवधि जैसा सहज और व्यापक जन समूह की भाषा माध्यम से गोस्वामी जी राम कथा को जन जन के कंठहार बना दिया है। रामचरितमानस गोस्वामी जी की कृति एक ऐसा आधार स्तंभ है जिसमें आदर्श भाव की सृष्टि के कर्म के शील, सौजन्य, त्याग और धैर्य अपने उत्कृष्टतम रूप से प्रस्तुत होने के साथ साथ अन्य जो है स्मरण, नीति, स्नेहशील, विनय तथा त्याग के द्वारा लोक धर्म की प्रतिष्ठा हुई है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षण्य कहते हैं कि वास्तव में मानस भारत भक्ति प्रवण जनता के गले का कंठहार ही नहीं, वह साहित्य की दृष्टि से संसार के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में ही नहीं वरन उसमें साक्षात सरस्वती के अवतरित होकर देश की उदारता और ऊर्ध्वगामी शक्तियों का प्रशय और प्रेरणा और स्फूर्ति को प्रदान की है और उसके सप्तम जीवन शीतलता प्रदान करते हुए सर्वोत्तम साधन बना दिया है। शक्ति, शील, सौंदर्य, बार्य गाथा आदि भारत के सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक परंपराओं से समन्वित होने के कारण वह
के शब्दों में नेशनल एपीके बन गया है। इसके मूल लोक कल्याण और लोक मंगल है। निष्कर्ष यह कहा जा सकता है कि रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास सर्वश्रेष्ठ है। इनमें गोस्वामी जी द्वारा लोकमान्य भावनाओं को पहचानने की कोशिश की गई है। इसी के साथ ये भी प्रश्न समाप्त होता है। अब हम जानते हैं मालिक मोहम्मद जैसी पद्मावत की रचयिताकार थे, आपको भी पता होगा। इसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। जैसी कृति पद्मावत पद्मश्री भक्ति के द्वारा एक पौड़ कृति है। इसकी रचना 1540 ईस्वी में मानी गई है। यह महाकाव्य लोक भाषा में प्रमाणित है। इसका कथनांक भारतीय ऐतिहासिक कथनांक पर आधारित है। कवि के मूल्य दृष्टि सिद्धांत पर आधारित है। डॉक्टर तारकनाथ बली के शब्दों में पद्मावत मूलतः रोमांचक शैली तथा कथा काव्य है, किंतु आलोचकों ने इस आदर्श फरक महत्व काव्य की कसौटी पर कसने का प्रयास किया। फलस्वरूप उन्होंने निराश के सम्मान करना पड़ा। कुछ विद्वानों ने काथ्य काव्य और महाकाव्य की मूल चेतना एवं पद्धति के सूक्ष्म अंतर को समझे बिना ही बालक का महाकाव्य सिद्धांत करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त उन विद्वानों ने जिनके भारतीय आदर्श के एकमात्र राम पत्नी व्रत और सीता के पति व्रत है, इसे प्रेम पदता मनुष्य के प्रेम भयु बेखूट नहीं कहा छार एक झूठी नहीं होगा मुठी, ठीक है। प्रेम आकांक्ष से भी ऊंचा और विराट है। गगन दृष्टि सौ जाई पहुंचा, प्रेम अधिष्ठ गंगन सो ऊंचा। प्रेम मार्ग सहज नहीं होता, साधक को अनेक कष्ट को सामना करना पड़ता है। प्रेम प्रहार कठिन बिदगाड़ा, सा पे चढ़े शीशा सो चढ़ा। इस महाकाव्य में अज्ञात प्रतिमय का झलक, गुरु महिमा के रहस्यवादी भावना तथा भारतीय एवं सूफी दर्शनों के सम्मिश्रण किया गया है। इसकी कला एवं भाव का पक्ष काफ़ी उत्कृष्ट है। तो इसी के साथ ये भी वीडियो समाप्त होता है। तो अगर आपको इसका पेपर 2 चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए, और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी पता चले आप बिहार के किस जिला से देख रहे हैं। और हाँ दोस्तों, एक और आपसे बात करना है, अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल इंश्योरेंस च्यवन टीम के द्वारा आपका पूर्ण रूप से हेल्प किया जाएगा, और आपका जो भी सब्सिडी है वो हमारे चैनल पर अपलोड है। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, हमारी टीम जो है आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 च्यवन।